स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ध्यान से देखिए इन चेहरों को। ये चेहरे आप लोग भली भांति जानते हैं। नन ऑफ दीज फेसेस आर एलियन टू यू। अब मैं आपसे यह कहूं कि ऐसे लोगों के लोन्स माफ कर दिए गए हैं और अब ये लोग भारतीय बैंक से दोबारा लोन्स लेने के लिए एलिजिबल हो गए। दे आर एलिजिबल टू बोरो मनी फ्रॉम इंडियन बैंक्स ऑल ओवर अगेन। तो आपको कैसा लगेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा टाइटल, शीर्षक जो है वीडियो का, वो क्या है? दैट जो सरकार है वो हैवी क्रिटिसिज्म, बहुत भारी आलोचना फेस कर रही है ऑपोजिशन से और बहुत सारे क्रॉस सेक्शन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ऐसा सर्कुलर लाने के लिए। इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी से और जुड़े मेरे साथ इंस्टा और ट्विटर पे, ताकि आप बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट पा पाए। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? आरबीआई का एक ऐसा सर्कुलर आया है जो कि क्या कहता है कि यदि कोई भी इंसान जिसने लोन लिया हो, अ पर्सन हु हैज बोरोड मनी इज अ बोरोवर, तो अगर वो अपने लोन के अमाउंट पे डिफॉल्ट करता है, उस डिफॉल्ट के बाद भी वो बैंकों के साथ सेटलमेंट कर सकता है और सेटलमेंट हो जाने के बाद दोबारा वो लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो एक नया फ्रेमवर्क आया है विच अलाउज विलफुल डिफॉल्टर्स टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। दूसरा कीवर्ड है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट विद देयर लेंडर यानी कि बैंक। द डिसीजन विल पेव वे, मतलब ये रास्ता दिखाएगा उन लोन राइट ऑफ्स के लिए कि आपने जितने लोन्स दिए थे एज अ बैंक, आपने जितने लोन्स दिए थे, आप उनको राइट ऑफ कर सके। आपको सारे टर्म्स के मतलब समझाऊंगा। एंड रीइग्नाइटिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल डिबेट, एक बहुत बड़ी राजनीतिक चर्चा जो है इसमें शुरू हो जाएगी दोबारा, जो बहुत सालों से होती आई है। एक्शन कुछ नहीं हुआ। तो इस नए फ्रेमवर्क के तहत क्या हो सकता है? ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, इवन दीज पीपल कैन गेट अवे, क्योंकि यहां पर विलफुल डिफॉल्टर्स की बात हो रही है। दो तरह के डिफॉल्टर्स होते हैं। एक वो डिफॉल्टर्स होते हैं जिन्होंने लोन लिया, उनके पास वाकई में पैसा नहीं है बैंकों को देने के लिए, और दूसरे होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स जो कि पैसा होने के बावजूद लोन पे डिफॉल्ट कर जाते हैं, यानी कि पे नहीं कर पाते। विलफुल, जानबूझ के, विद द बैंक्स एंड सीक फ्रेश लोन्स, और वो दोबारा भी लोन ले पाएंगे 12 महीने के कूल ऑफ पीरियड के बाद। तो आपको जैसा मैंने बताया, विलफुल डिफॉल्टर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डज विलफुल डिफॉल्टर्स मीन? विलफुल डिफॉल्टर्स का क्या मतलब? विलफुल यानी कि जानबूझ के, डिफॉल्टर यानी कि जिसने लोन लेकर पैसा वापस नहीं करा। तो आरबीआई के क्लासिफिकेशन के जरिए क्या चीज डिसाइड हुई, या विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसने जानबूझ के बैंक का लोन वापस नहीं किया। यह बात तो सत्य है, यह बिल्कुल सच है, लेकिन आपको पता है कि उसके पास पैसा है देने के लिए। दैट पर्सन हैज मनी टू पे, बट दैट पर्सन इज नॉट पेइंग। उस इंसान को विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालते हैं। अगर उसके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए और वो डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर नहीं कहते। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू ऑनर द सेड ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो लोन देने की क्षमता है, लोन का रीपेमेंट करने की क्षमता है, वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार को बहुत भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। तो जब हम विलफुल डिफॉल्टर्स की बात करते हैं, इस पे आरबीआई के कई सारे सर्कुलर्स पहले भी आ चुके हैं। तो व्हाइल बैंक्स कैरिड आउट वन टाइम सेटलमेंट्स अर्लियर टू, वन टाइम सेटलमेंट का मतलब यह है कि आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो आप बैंक में जाके एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट रीच करते हो, या एक सेटलमेंट रीच करते हो कि भाई ना आपकी ना हमारी, एक टाइम में सेटल कर लो, इतने पैसों में खत्म करते हैं। तो RBI's new curriculum sets out a revised framework on how this must be done in the case of willful defaulters. जो नया फ्रेमवर्क है वो willful defaulters के बारे में बात करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ willful defaulters is applicable in cases of loan frauds. फ्रॉड यानी कि जिसने जानबूझ के पैसा लेकर किसी और चीज पे यूज करा और उस काम के लिए यूज नहीं करा जिस काम के लिए आपने लोन लिया था।
where the borrowers have diverted the loan amount for purposes other than what they had been sought for. जिस काम के लिए पैसा मांगा गया था, आपने उस काम के लिए पैसा ना यूज कर किसी और काम के लिए यूज किया है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फ्रॉडस्टर। ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं और इन्होंने फ्रॉड करा है। इस फ्रॉड को कहते हैं लोन फ्रॉड। इस लोन फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या लोन फ्रॉड अगर आप कर दो तो आप बैंकों के पास जाके क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। सो बैंक ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्वड इन सैंक्शनिंग सच अ लोन, वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ और लोग जो है, बैंक के बोर्ड के जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर पाएंगे विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ इन केसेस ऑफ फ्रॉड। तो इस पूरी की पूरी चीज को मैं आपके लिए समराइज करता हूं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप चीज को खत्म करो, टेबल पे बैठो, बताओ क्या करना है। कॉम्प्रोमाइज मतलब कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, बैंक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि बैंक ने लोन दिया, उसे पैसा वापस नहीं मिला। तो आपने कोई एक अमाउंट का लोन लिया जिसको आप रीपे नहीं कर पाए, तो बैंक कुछ अमाउंट वेव ऑफ करता है, यानी कि छोड़ देता है और आपसे एक सर्टेन अमाउंट पे सेटल कर लेता है। सो दिस में मीन बैंक सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बोरोवर, वो सैक्रिफाइस करता है एंड वेविंग क्लेम्स फॉर दैट अमाउंट, कि वो क्लेम्स को वेव कर देता है कि हटाओ, बेकार का क्लेम है। सो अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट रेफर्स टू अ नेगोशिएटेड अरेंजमेंट, एक नेगोशिएट करना फॉर द लेंडर which the borrower is claiming to be in this particular objective। ये चीज है, इसको कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, कि ना तेरा ना मेरा, कितना पैसा दे सकते हो इतना, बाकी बैंक ने छोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, जब आप डिफॉल्ट कर जाते हो और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लेते हो बैंकों के साथ, तो सेटलमेंट करने के 12 महीने के कूल ऑफ पीरियड के बाद आप दोबारा लोन लेने के लिए क्षमता रखते हो, दोबारा लोन लेने के लिए आपकी कैपेबिलिटी अराइज हो जाती है और आप उसके लिए सक्षम हो जाते हो। सो इन दिस पर्टिकुलर केस कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है 12 मंथ्स का, और इसके बाद आप दोबारा लोन ले सकते हैं। तो पूरी की पूरी चीज अगर आपके लिए समराइज की जाए, जो नया आरबीआई सर्कुलर आया है उसके जरिए, तो उसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, लेट्स हैव अ लुक। सो देयर इज अ बैंक SBI. SBI has given money to a person by the name of Mehul Choksi, right? And this loan is worth 1000 crores, 1000 करोड़ का लोन दिया है। Mehul Choksi has repaid 200 crores, 200 करोड़ इन्होंने वापस करा, रीपे करा, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 800 करोड़ का, उस पे ये डिफॉल्ट कर गए। He has defaulted on this loan. Let's ignore interest. इंटरेस्ट एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 800 करोड़ पे ये डिफॉल्ट कर गए। अगर चोकसी साहब 800 करोड़ पे डिफॉल्ट कर गए, तो वो इस डिफॉल्ट के बाद भी SBI के पास जाएंगे एंड ही विल ट्राई टू नेगोशिएट ऑन दिस। इसको कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। इस कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के जरिए SBI बोलेगा कि भाई तुम कितना पैसा दे सकते हो, तो ये बोलेगा मैं 250 करोड़ और दे सकता हूं, आई कैन पे 250 करोड़ मोर। तो इस आदमी से 250 करोड़ ले लिया जाए और बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है, यानी कि 550 करोड़ का जो नुकसान है, वो SBI के पास हो जाएगा। दैट SBI विल बुक एज अ लॉस। तो ये पहली चीज है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, और मेहुल चोकसी हुआ विलफुल डिफॉल्टर। अब इससे एक कदम आगे बढ़िए। अब मेहुल चोकसी ने जब डिफॉल्ट करा, इसके 12 महीने के पीरियड के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स द सेम चोकसी विल बी एलिजिबल टू बोरो मोर मनी। ये और ज्यादा पैसा जो है ये बोरो कर पाएंगे। कमाल की बात है, तू 550 करोड़ खा गया, उसके बाद तू और एलिजिबल है पैसा बोरो करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं, इस सर्कुलर का कोई सर पैर नहीं है। यदि देखा जाए कोई सर पैर नहीं है। इसको एक और सिंपल एग्जांपल से मैंने आप लोगों के लिए यहां पे लिस्ट करा है। मान लीजिए एक बोरोवर है जिसने 10 लाख रुपए का उधार लिया।
10 में से 5 लाख रुपए रीपे कर दिया और 5 लाख रुपए पे वो डिफॉल्ट कर गया जब उसकी पे करने की क्षमता थी। ही वॉज अ विलफुल डिफॉल्टर। इवन आफ्टर हैविंग द मनी ही डिड नॉट रीपे। अब ये जाता है बैंक के पास और बैंक से बोलता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना है। बैंक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करता है और सिर्फ 2 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाता है कि मतलब 2 लाख रुपए इससे और निकलेंगे तो बाकी बचे 3 लाख रुपए का नुकसान बैंक के हाथ आता है, बैंक के अकाउंट में आता है। तो लॉस ऑफ 3 लाख बैंक्स। अब बैंक भी कहां से वो लॉस पूरा करेगा? वो उन लोगों पे डालेगा जो बेचारे अपना लोन का अमाउंट टाइम पे रीपे करते हैं। सिंपल सी बात है। और बैंक कहां से लाएगा? जो टाइम पे रीपे कर रहे हैं उनसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे। सो दिस इज द वे बैंक्स आर फंक्शनिंग। ये बैंक्स के फंक्शन करने का तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे सर्कुलर को वेलकम किया गया है? इज दिस सर्कुलर अ वेलकम स्टेप बाय द बैंक्स? सम बैंक्स हैव। सो सम बैंक्स हैव वेलकम्ड द न्यू फ्रेमवर्क। हाउ हैव दे वेलकम्ड द न्यू फ्रेमवर्क? कैसे वेलकम किया गया है? यह चीज जानना बहुत जरूरी है। आपको बताते हैं। बैंकों के एनपीएस बहुत टाइम से चल रहे थे। एनपीएस यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब होते हैं? जब बैंक के लोन्स की रीपेमेंट नहीं होती। ठीक है, रीपेमेंट नहीं होती तो आप रीपेमेंट ना होने का कारण क्या है? विलफुल डिफॉल्टर्स, यानी जिन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट करा है। तो उनका लोन आप खत्म नहीं कर पाते, आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, जिसको आप एनपीए कहते हो। यू कॉल इट एनपीए। अब पॉइंट ये है कि अब बैंक्स क्या करेंगे? इन एनपीएस को राइट ऑफ करना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट टू राइट ऑफ दीज एनपीएस, विच इज वाई इनके जो एनपीएस की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। द एनपीए कैपेसिटी वुड रिड्यूस। और दूसरा जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि बैंकों को थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी। पहले क्या होता था? पूरा अमाउंट एनपीए होता था। मान लीजिए एग्जाम्पल के अनुसार 5 लाख रुपए का डिफॉल्ट है तो पूरा 5 लाख एनपीए है। अब कम से कम 2 लाख रुपए तो मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बैंक्स ने वेलकम करा है और ये सिर्फ वही बैंक्स वेलकम करेंगे जिन लोगों का हाई एनपीए है। सो इट विल अलाउ बैंक्स टू सिक्योर अर्ली रेजोल्यूशन। एक तो ये है कि जल्दी आपका काम खत्म हो गया कि भाई तूने खुद ही आके बोल दिया, हमें तेरे पीछे पीछे भागना नहीं पड़ा। खुद ही आके बोल दिया कि विलफुल डिफॉल्टर हूं, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना है, पैसा नहीं है देने के लिए। रिकवर ड्यूज अर्लियर एज लीगल केसेस आर टाइम कंज्यूमिंग। जो लीगल केसेस हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है। दिस विल हेल्प लेंडर्स सेव ऑन लीगल एक्सपेंसेस। आपको कोर्ट में केस लड़ने की जरूरत नहीं है, ये दूसरा फायदा है। और राइटिंग ऑफ विल हेल्प बैंक्स, यानी एनपीएस कम करना, राइटिंग ऑफ जो है वो बैंक की मदद करेगा। इट विल हेल्प बैंक्स, इट विल फंक्शन इन अ स्पेसिफिक फैशन। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यह सर्कुलर बैंकों की भी हेल्प कर रहा है। तो बेवकूफ कौन? हु इज अ फूल? लोन राइट ऑफ की डेफिनेशन का मतलब यह है जो लोन आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो कि भाई ये लोन मैंने किसी को दिया, या आज तक रिकवर नहीं हुआ, या ये एनपीए हो गया, अब वो बैलेंस शीट से हट सकता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना, निस्से नाबूद कर देना। The bank writes off a loan after the borrower has defaulted on the loan repayment and there is very low chance of recovery. Recovery का कोई चांस नहीं है। The lender then moves the defaulted loan or NPA out of the asset side and reports the amounts at a loss. तो वो लॉस करते हैं और बाकी का लोन हटा देते हैं कि भाई ये लोन जो है ये अब काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ये किताबों में है ही नहीं, बुक्स में है ही नहीं, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। अब आपको फिगर्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, आपके कान खड़े हो जाएंगे सुन के कि कितने हाई एनपीएस रहे हैं और इतने हाई एनपीएस पे रिकवरी कितने की रही है। सिर्फ पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो 10 लाख करोड़ के जो है एनपीएस हुए हैं सारे बैंक में भारत के मिला के। इन राइट ऑफ्स हेल्प बैंक्स हाव एनपीएस। सो 10 लाख करोड़ इन राइट ऑफ्स, मतलब 10 लाख करोड़ आपने राइट ऑफ करे हैं एंड इसकी वजह से एनपीए आधे हुए हैं। मतलब एनपीए टोटल कितने होंगे? 20 लाख करोड़ के, जिसमें से आपने 10 लाख राइट ऑफ करे तो 10 लाख बचे। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ये चीज हुई है। इसके सिवा अगर आपको पिछले 10 साल का एनालिसिस बताएं, इन टोटलिटी लोन राइट ऑफ्स इन लास्ट 10 इयर्स 13,22,309 करोड़।
13,22,309 करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए हैं, जिसमें से 1,32,000 करोड़ पिछले 5 साल में जो है रिकवरी हुई है। अब आप देख सकते हैं 10% की रिकवरी है, मतलब 90% का नुकसान किसके गले आता है, किसके हाथ आता है? बैंकों के हाथ। बैंकों के हाथ आने का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे अकाउंट होल्डर्स है उनके हाथ, या लोगों के हाथ, टैक्स पेयर। सरकारी बैंक है वो तो सरकार के सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाएगा कि मुझे पैसा दो। तो ये आप ईयर वाइज इसका डेटा देख सकते हैं, और उसमें से कितनी कितनी रिकवरी हुई है, हार्डली 10% रिकवरी हुई है, जैसा मैंने बोला। तो इस तरीके से ये एनपीए की रिकवरी हुई है, बाकी सब राइट ऑफ। सिर्फ एक क्विक अपडेट जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि एनपीए तब कहा जाता है जब 90 दिन बीत जाते हैं आपकी ड्यू डेट को। तो जिस दिन आपकी ड्यू डेट है, अगर वो ड्यू डेट पार हो गई तो उसके बाद तक 90 दिन तक अगर आप पे ना कर पाओ तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो एनपीए में चला जाता है, तो उसको स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल दिया जाता है। तो रिडक्शन इन एनपीए राइट ऑफ वाज 13,22,000 करोड़। इतने के एनपीए जो है वो राइट ऑफ करें। अब आती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि कुछ बैंकर्स ने अपोज करा है, और बिल्कुल सही करा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही करा है। बैंक ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉय यूनियंस हैव अपोज्ड न्यू फ्रेमवर्क सेइंग इट विल अंडरमाइन द एफर्ट्स टू कॉम्बैट विलफुल डिफॉल्टर्स। अरे भैया, इस पर्टिकुलर सर्कुलर के थ्रू तो आप उनके हाथ में लॉलीपॉप दे रहे हो। जो आदमी डिफॉल्ट नहीं भी करना चाहता वो भी पहुंच जाएगा कि पैसे नहीं है, या मैं नहीं दे सकता, पैसे हैं पर दे नहीं सकता, विलफुल डिफॉल्टर। किस किस को देखोगे? सो आप तो विलफुल डिफॉल्टर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, और इस सर्कुलर के जरिए विलफुल डिफॉल्टर्स बढ़ रहे हैं, एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर फ्रॉडस्टर्स विल एवेड पनिशमेंट। जो एक्चुअली फ्रॉड कर रहा है, जिसने एक्चुअली पैसा लेके किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया, वो उसने देश के बाहर इन्वेस्ट कर दिया, किसी और कंट्री में घर बना लिया, गाड़ी बंगला प्राइवेट प्लेन ये सब चीजें कर ली, वो तो डिफॉल्ट कर गया। यूनियंस हैव कॉल्ड ऑन द सेंट्रल बैंक टू विड्रॉ द फ्रेमवर्क। आप सोच के देखिए, दूसरा पहलू देखिए, लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। यू आर प्रमोटिंग डिफॉल्ट्स इन दिस पर्टिकुलर केस, और इसी चीज के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने पहले कुछ साल पहले इस चीज को हाईलाइट भी किया था। इट हैज क्रिटिसाइज्ड वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क, राइट ऑफ्स बाय द लेंडर्स। जो बैंक है उसने लोन दिया, लोन रिकवर नहीं हुआ तो आपने राइट ऑफ कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके दोस्त ने आपको 100 रुपए दिए, आपने बोला मैं वापस नहीं कर सकता, और वो भूल गया। वो ऐसे भूलता जाए, कब तक भूलता जाए भाई? In 2016, the Supreme Court had called such write-off, especially those by public sector banks relating to willful defaulters, as a big fraud. Obviously fraud है भाई, कोई आदमी जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है। विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन ही मतलब होता है जानबूझ के फ्रॉड। पैसा है फिर भी नहीं दे रहे, जो विजय माल्या ने करा। तुम्हारी इतनी बड़ी दारू इंडस्ट्री चल रही है तो वहां से निकाल के पैसा दो एयरलाइन का, नहीं दिया, भाग गए वापस। तो पॉइंट ये है कि आप अगर डिफॉल्टर हो, जेन्युइन डिफॉल्टर हो, कि आपके पास पैसा खत्म हो गया है, आप सड़क पे आ गए हो, आपका घर बिकने को है और आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो समझ में आता है। अगर आपके पास पैसा है फिर भी नहीं दे पा रहे हो और उसके बाद भी तुम्हारा सेटलमेंट हो रहा है, तो तुम्हारे वारे नारे हो गए हैं। तो आरबीआई अपने खुद के पहले के सर्कुलर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और मैंने आप लोगों के लिए यहां पे आरबीआई के सारे सर्कुलर्स के समरीज को इंक्लूड करा है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द इशू प्रॉपर्ली। सो हैव अ लुक। आरबीआई का नया फ्रेमवर्क है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आरबीआई के ही पुराने स्टैंड को जो आया था डॉक्टर राजन के टाइम पे सन 2015 में। Its own guidelines issued in 2015 were meant to disincentivize willful defaulters, कि willful defaulters के पास इंसेंटिव ना हो, by blocking them from additional facilities such as borrowing from banks and financial institutions. तो इनको बाकी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, जैसे कि अब तुम एक बार डिफॉल्ट कर गए तो अब तुम्हें आगे बैन कर दिया, अब तुम्हें कोई बैंक लोन नहीं देगा, हम भी लोन नहीं देंगे। समझ में आता है? Similarly, another circular by RBI in 2019 had held that borrowers who have committed frauds, malfeasance, willful default will remain ineligible for restructuring of loans. रीस्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि अगर आपने लोन लिया 5 साल के लिए और किसी वजह से आप उस पीरियड में नहीं पे कर पा रहे हो, तो 5 की जगह अब आप 10 साल में रीपे करोगे। उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, कि 5 साल के लोन को आपने 10 साल कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ऑब्वियसली 10 साल का इंटरेस्ट लगेगा, और पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट कम कर दिया। तो आरबीआई ने बोल दिया फ्रॉडस्टर्स के लिए वो भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अब इस वाले सर्कुलर के जरिए तो आप उन दोनों सर्कुलर्स के खिलाफ जा रहे हो। तो आप डिस्क्लोजिंग विलफुल डिफॉल्टर्स, इनिशियल इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, आरबीआई एंड द सेंटर वर अपोजिंग साइड्स ओवर डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स ऑफ मेजर विलफुल डिफॉल्टर्स। अब ये एक बहुत बड़ा, ये एक आप समझ के चलिए एक
राजनीतिक प्लॉय है, इट्स अ पॉलिटिकल प्लॉय टुवर्ड्स ब्लॉकिंग द नेम्स ऑफ दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स। तो आपको थोड़ी सी कहानी बताते हैं, बैकग्राउंड देते हैं। सन 2014-15 में जब ये डिफॉल्ट्स की पूरी लिस्ट बनाई गई तो डॉक्टर रघुराम राजन, जो कि कांग्रेस अपॉइंटेड आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने इस पूरी लिस्ट को भेजा पीएमओ में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, यह कहकर कि इन सब नामों पे एक्शन लिया जाए और इनको जल्द से जल्द लोगों के सामने रखा जाए, बिकॉज यू ओ दैट टू द कंट्री, पीपल शुड नो अबाउट दीज विलफुल डिफॉल्टर्स। सो कांग्रेस, तो इन्होंने क्या बोला, he sent a list of high profile fraud cases of non-performing assets to the PMO and the finance ministry seeking a coordinated investigation. सितंबर 2015 में criminal investigations were launched against only 22.3% defaulters, यानी कि 1/5, 1/4 उतने डिफॉल्टर्स के खिलाफ हुआ और बाकी सबके खिलाफ नहीं हुआ। The finance ministry had told the parliament this is what happened. एक साल बाद राजन साहब ने क्या बोला कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो फाइनेंस की है कि भाई ये सारे नाम पब्लिक के सामने रखे जाएं, दे शुड बी मेड पब्लिक एंड द पॉइंट इज दैट यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। आप जो है, आपकी जवाबदेही है पब्लिक के सामने। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या बोला कि इस डिस्क्लोजर की वजह से बैंक्स जो है उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर किस चीज का आ जाएगा कि रिकवरीज ऑफ ग्रांटिंग मोर लोन्स, जो और लोन्स आपको ग्रांट करने हैं, शायद आपसे और लोग लोन लेने ना आए। और दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स है वो अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दे कि भाई इस डिफॉल्टर का इस अकाउंट में बैंक है, इस अकाउंट में बैंक है, इसने 10,000 करोड़ का लोन लिया, ये डिफॉल्ट कर गया तो पैसा अपना विड्रॉ कर लेंगे। होता है ना, मतलब दिमाग में फियर सबके होगा। अगर आपका पैसा होगा तो आप भी ऐसे सोचोगे कि पता नहीं ये बैंक चलेगा नहीं चलेगा, पैसा निकाल लेते हैं। So it would create a sense of insecurity amidst the people who have deposited and pressure and interference in dealing with promoters of defaulting companies. तो defaulting companies के promoters के साथ शायद आप डील ना कर पाओ। तो ये सारी चीजें हुई और उसके बाद भी पीएमओ ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल बैंक को खुद ये चीज बोली फॉलोइंग द एंड ऑफ राजन्स टेन्योर कि they had blocked attempts made using the right to information to make the list of top defaulters public. सरकार ने खुद जो है वो लिस्ट को पब्लिक नहीं करा, जबकि उस लिस्ट के ऊपर आरटीआई और सीआईसी ने खुद सरकार को बोला था कि यह चीज होनी चाहिए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने खुद बोला था कि यह चीज होनी चाहिए, पर यह चीज नहीं हुई। अगर ऐसी चीज होती है, अगर इस बार का आरबीआई का सर्कुलर अगर मान लीजिए हो जाता है अप्लाई, तो ऐसे डिफॉल्टर्स, पहली बात तो उनका सेटलमेंट हो जाएगा और दूसरी बात 1 साल बाद ये फिर लोन मांगने बैठ जाएंगे। सो बोथ वर सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग इंडिया इन 2018। सो अब पॉइंट ये है कि इनका नाम तब हुआ जब ये देश छोड़ के भाग गए। बाकी उनका क्या, जो अभी भी देश में बैठे और डिफॉल्ट कर रहे हैं, द पीपल हु आर स्टिल इन द कंट्री एंड हु आर डूइंग अ डिफॉल्ट। तो इस वजह से जो है सरकार, आरबीआई और अब कोर्ट, क्योंकि कुछ केसेस कोर्ट में है, ये सारी चीजें जो है इकट्ठे एक ट्रायो के फॉर्म में देखी जाती हैं। Over the next 2 years, following a final warning by Supreme Court, RBI publicly disclosed the names of top 100 entities that had willfully defaulted on the loans, 100 companies. However, it has not specifically named the promoters so far. भाई कंपनीज के कौन प्रमोटर है, कौन ओनर है, कौन इन्वेस्टर है। Some of the revealed names were part of the list Rajan had sent to the center in 2015. वही नाम है, ऑब्वियसली बात है, उसमें से भी कुछ काफी सारे नाम होंगे। तो अब इन चीजों की वजह से सरकार के ऊपर जो एलिगेशन लगा वो ये लगा, जो आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, सूट बूट लूट और झूठ की सरकार है कि चोकसी नीरव मोदी टाइप लोग जो हैं ये भारत के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स में हैं, जो आपकी रजीम में आपके शासन के दौरान देश छोड़ के भाग लिए और आप उनको वापस लाने के लिए, एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सो दे हैव फ्लेड द कंट्री एंड देयर एक्स्ट्राडिशन इज नॉट बीइंग डन टू इंडिया और गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन इट। ये चीज कांग्रेस पार्टी ने 2020 में भी उठाई थी, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक उठाई थी, alleged in 2020 that citing the RBI's response to RTI query। अगर आपसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा था कि लिस्ट को डिस्क्लोज करे, तो आप किसकी वेट कर रहे थे? व्हाट वर यू वेटिंग फॉर? सो नीरव मोदी, चोकसी एंड माल्या's bad loans had been written off by the banks। अब तुमने अगर लोन राइट ऑफ कर दिए तो बहुत ही आसान है, कोई आदमी 5,000 करोड़ बोरो करे, वो भाग ले, फिर तुम लोन राइट ऑफ कर दो, खत्म, किसी को पता ही नहीं चला। नुकसान किसका हुआ? भारत की जनता का, उस गरीब जनता का जिनसे तुम 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए का जीएसटी लेते हो, उनका नुकसान हो रहा है। तो अब यह चीज आपको बतानी है कि क्या आरबीआई ने, वॉट एवर आरबीआई हैज डन, हैज इट डन करेक्ट और नॉट? सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज करेक्ट? आपकी ओपिनियन में क्या चीज सही है, इस चीज को जरूर बताएं।
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और मुझे फॉलो करें आप इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल पे इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।